प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग प्रोग्राम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए फाइनल ईयर में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन, शक्ति एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम महासभा और सुरक्षा परिषद की शक्ति एवं कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं। उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी टीचर्स की वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में सभी राष्ट्रों की सरकारों में जो न्याय विभाग है वह एक महत्वपूर्ण अंग है। आप सबको पता है, सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका रक्षा एवं व्याख्या करती है। और किसी भी राष्ट्र के संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो भी न्यायपालिका का होता है। इसलिए न्यायपालिका को एक सराहनीय भूमिका निभानी पड़ती है। और न्याय व्यवस्था के बिना हम एक सभ्य राष्ट्र की, सभ्य राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। सभी राष्ट्रों के द्वारा हर संभव प्रयास से न्याय व्यवस्था को सरकार के दूसरे 2 अंगों में स्वतंत्र रखा जाता है, ताकि बिना किसी पक्षपात एवं भय के न्यायाधीश नागरिकों के अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं को सुरक्षित कर पाएँ। अगर किसी भी देश में न्याय व्यवस्था स्वतंत्र नहीं है तथा वहाँ के न्यायाधीश निष्पक्ष एवं बिना भय के कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे देश की सरकार के शासन को अत्याचारी शासन ही कहा जाएगा। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बिना सरकार सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र भी बिना अच्छी न्याय व्यवस्था के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विश्व के लोगों का, विश्व की सरकार का स्वप्न तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक एक अच्छी न्याय व्यवस्था का प्रबंध न किया जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने महत्वपूर्ण अंगों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम 2 भागों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन, शक्ति एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके गठन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 92 में इसकी गठन की बात कही गई है और 3 अप्रैल 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह एक प्रमुख अंग है जो हेग, नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। हेग जो नीदरलैंड में है, उसके पीस पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और एक देश से एक ही न्यायाधीश हो सकता है। एक देश से 2 न्यायाधीश इकट्ठे नहीं चुने जा सकते, इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए की जाती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों निकाय समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। सुरक्षा परिषद में अलग मतदान होता है और महासभा में अलग मतदान होता है। महासभा में 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है और सुरक्षा परिषद में 9 सदस्यों के साथ साथ 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की हामी होना भी जरूरी है।
प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की बात करें तो भारत के सबसे पहले सर बेलेगन राव 1952 से 1953 में 2 वर्ष तक ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे और डॉक्टर नागेंद्र सिंह प्रथम भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे। उसके बाद रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत के दलवीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं और 2021 तक का इनका कार्यकाल है। तो अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति एवं कार्यों की। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करना है तथा वह केवल उन्हीं मामलों का निर्णय करेगा जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने जाएंगे उन्हीं विवादों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने आप किसी विषय पर हस्तक्षेप नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अपना खुद का संविधान है, अपनी खुद की धाराएं हैं और उसकी धारा 34 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसके सामने केवल राज्य ही वादी एवं प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होंगे। यानी कि इसमें केवल राज्य यानी कि देश ही प्रतिनिधि के रूप में आ सकते हैं। कोई व्यक्तिगत यहाँ पर जो मामला है, जो विवाद है, वो नहीं लाया जा सकता। किसी भी राष्ट्र को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने झगड़े उसके सामने प्रस्तुत करे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किसी भी राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह फला मुकदमा है, फला विवाद है, वो मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 3 प्रकार के जो वाद हैं वो राज्य न्यायालय प्रयोग कर सकते हैं। पहला है वे राज्य जिन्होंने संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए हों, अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। दूसरा, वे राज्य जिन्होंने संघ के चार्टर पर तो हस्ताक्षर नहीं किए लेकिन चार्टर में प्रतिपादित सभी सिद्धांतों को मानने हेतु तैयार हैं, वे भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। और तीसरे, वे राज्य जिन्होंने सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सभी शर्तें मान ली हैं लेकिन भले ही वे राज्य न्यायालय के नियमों को स्वीकार नहीं करते। यानी कि जिन्होंने सुरक्षा परिषद की शर्तें मान ली हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2, ऐच्छिक कार्य। उन राज्यों की सहमति से ही विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने ले जाया जा सकता है जो उसके संबद्ध पक्ष में है। अर्थात किसी राज्य को अपनी इच्छा के बिना न्यायालय के सामने पेश होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, जबकि राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में राज्यों के न्यायालयों का अपना क्षेत्राधिकार होता है और वो विपक्षी नागरिक को न्यायालय में आने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता। राज्य की इच्छा है वह न्यायालय के सामने पेश होना चाहे तो वो हो सकता है, अदरवाइज उसे विवश नहीं किया जा सकता। तीसरा है इसमें अनिवार्य कार्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधान है उसकी धारा 36(2) में न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला है संधि की व्याख्या करना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी प्रश्न और तीसरा है जिन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के भंग होने की संभावना हो उनकी व्याख्या करना। चौथा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के भंग होने पर क्षतिपूर्ति का स्वरूप एवं सीमा
निर्धारित करना। नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा परामर्श संबंधी कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा यानी कि अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि महासभा या सुरक्षा परिषद किसी कानूनी प्रश्न के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परामर्श संबंधी कार्य भी करता है, लेकिन ये महासभा और सुरक्षा परिषद की इच्छा पर निर्भर है कि वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को माने या न माने, या अर्थात महासभा और सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दी गई परामर्श, दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गठन, शक्ति एवं कार्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके भविष्य में ये काम आएगी। अंत में आप सबका धन्यवाद।